हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबॉम विद क्यूट केमिस्ट्री। अगर आप न्यू हो तो जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और पीछे बहुत सारे मैंने अभी तक चैप्टर 9 तक बायोमोलिकुल्स तक मैंने जो है टोटल एनसीईआरटी का मतलब जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उसका रिवीजन करवाया है। एक भी क्वेश्चन उससे आगे नहीं आएगा। आप एक दो क्वेश्चन का कहा नहीं जा सकता, लेकिन आउट ऑफ 90 85 उसी से रहेगा गारंटीड। आपको लास्ट डे जब एग्जाम दे करके आओगे, मैं इन पे आपको वीडियो बना करके मिला दूंगा कि देखो यहाँ से बताया था, यहाँ से क्वेश्चन आया। ठीक है, तो चलो वापस स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल और एंड सेल डिवीजन, ये हमारा 10th चैप्टर है। ठीक है, अब फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। कोई भी लिविंग थिंग का कैरेक्टर है, लेकिन वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों नॉन डिफाइनिंग था? क्योंकि सम नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहे थे। कैसे? नॉन लिविंग में ग्रोथ एक्सट्रेंसिक होता है, एक्युमुलेशन ऑफ मैटर फ्रॉम आउटसाइड। जैसे सैंड, सैंड का आप सैंड का देखते हो, या फिर पत्थर का वो देखते हो ढेर, तो उसमें बाहर से डिपोजिशन वो करके, है ना, वो बड़ा हो जाता है साइज में। तो ऑफ कोर्स मास बढ़ रहा है। ट्विंस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ था ना, इंक्रीजेज इन मास एंड इंक्रीजेज नंबर। अगर मास भी बढ़ रहा है तो वो भी ग्रोथ कहलाएगा, नंबर भी बढ़ रहा है तब भी वो भी ग्रोथ है। तो मास अगर सैंड मोल्ड है तो उसका भी तो बढ़ रहा है ना मास। तो वो, तो इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम लोग लिविंग का नहीं कहते थे, क्योंकि नॉन लिविंग में भी होता था। लिविंग में भी होगा, लेकिन लिविंग में इंट्रिंसिक होगा। ठीक है, ग्रोथ तो नॉन डिफाइनिंग। ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग क्यों था? क्योंकि सम एनिमल थे, जैसे वर्कर भी था, ह्यूमन कपल्स था। ह्यूमन जो स्टेराइल कपल होते हैं, वो म्यूल, ये सब जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, फर्टाइल बच्चा पैदा नहीं कर पाता है, तो वो भी रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था। लेकिन देखो ग्रोथ और कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑल लिविंग थिंग में होगा। चलो अब देखो सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन और सेल साइकिल। सेल डिवीजन बोलते हैं कि सेल केवल डिवाइड हो गया, डिवीजन ऑफ सेल, सेल डिवीजन हो गया। सेल डिवीजन के अंदर जो भी हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, पढ़ते हैं कि कैसे सेल डिवाइड होता है। पहले सेल ग्रोथ करता है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर कैरियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का जो होता है रेशियो वो बढ़ता है 1.8 से ज्यादा, तब जाकर के सेल डिवीजन हो। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के थ्रू जो हम लोग पढ़ते हैं सेल का बारे में, कैसे सेल डिवाइड, वो सेल साइकिल कहलाता है। और सिंपली सेल डिवाइड हो रहा है उसे सेल डिवीजन करेंगे। यहाँ पे वही है कि भाई सबसे पहले सेल डुप्लीकेट सिंथेसिस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल टर्म्ड एज सेल साइकिल, है ना। सेल ग्रोथ टर्म्ड एज साइटोप्लाज्म कंटीन्यूअस सेल ग्रोथ जो है कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ये ध्यान देना, कंटीन्यूअस प्रोसेस है। और इवेंट जो भी होता है वो जेनेटिक कंट्रोल होता है। टोटल सेल डिवीजन जो है जेनेटिक कंट्रोल होता है। सेल डिवीजन सेल साइकिल जेनेटिक कंट्रोल होता है। अब आ जाओ फेज ऑफ सेल साइकिल। टोटल सेल साइकिल जो होते हैं सब एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप ले लो ह्यूमन बीइंग में टोटल सेल डिवीजन जो होता है, सेल साइकिल जो होता है, वो सेल साइकिल होता है कितने देर का? सेल साइकिल होता है 24 आवर्स का। अगर आप फंजाई ले लो, फंजाई में ईस्ट, ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी है, एस्कोमाइसिट्स का मेंबर है ना, यूनिसेलुलर है और एस्कोमाइसिट्स का मेंबर है। तो एस्कोमाइसिट्स के मेंबर में क्या होता है, मतलब ईस्ट में जो होता है यूनिसेलुलर एल्गी है, तो उसका होगा 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स में जो होता है सेल साइकिल पूरा हो जाएगा। बैक्टीरिया में 20 मिनट्स में होगा। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि इसमें जो है सेल साइकिल 90 मिनट्स का ईस्ट यूनिसेलुलर फंजा है, और ये आपको बैक्टीरिया में 20 मिनट्स का, और ह्यूमन में कितने देर का? 24 आवर्स का होगा। अब देखो सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरफेज और एमफेज। इंटरफेज एंड एमफेज। इंटरफेज मतलब, इंटरफेज इसे क्यों बोला जाता है पता है? और ये माइटोसिस फेज, मतलब दो मेनली डिवीजन जो होता है सेल का, सॉरी, वो माइटोसिस फेज में होता है। मेनली डिवीजन जो होता है माइटोसिस फेज में होता है। दो माइटोसिस के बीच का जो फेज होता है, दो सक्सेसफुल माइटोसिस, सक्सेशन वाले माइटोसिस में, मतलब कंटिन्यूअस जो माइटोसिस हो रहा है, एक माइटोसिस हुआ वापस आकर के दूसरे गार्मोटेस हुआ, ये दोनों के बीच का फेज जो है उसे क्या बोला जाता है? इंटरफेज बोला जाता है। इंटर मतलब दो फेज के बीच। तो इंटरफेज, दो फेज कौन? दो सक्सेसिव एम्फेज के बीच का जो होगा वो इंटरफेज। 95% जो है अपना जो है सेल
टाइम इंटरफेज में ही बिताता है, 5% ही टाइम जो है डिवीजन में बिताता है। अगर ले लें ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन बीइंग में अगर अप्रॉक्स बोलें तो 23 आवर्स जो है सेल 23 आवर्स इंटरफेज में भी बिताएगा और 1 आवर जो है एम फेज में बिताएगा। ठीक है, तो एम फेज डिपेंड सेल डिवीजन, एम फेज किसे बोलते हैं, जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन अक्कर होता है, इसी को माइटोसिस एम फेज, M4 माइटोसिस फेज बोलते हैं। इंटरफेज फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, बताया था दो फेज सक्सेसिव एम फेज के बीच का से, ये देखो इंटरफेज में जो है 95% टाइम बिता रहा है। एम फेज में दो चीज होता है, एम फेज में दो चीज होता है। अगर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, कैरियो जहां पर भी आया, प्रो मतलब इंसिपिएंट, बहुत पहले वाला जिसमें न्यूक्लियस था प्रोकैरियोट कहलाया था। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब ही होता है न्यूक्लियस, साइटो मतलब होता है साइटोप्लाज्म, तो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो यही दो चीजें होता है एम फेज में। इंटरफेज को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं, कि सेल जो है रेस्ट कर रहा है, और लेकिन एक्चुअल में ये रेस्ट नहीं कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवाइड करने का। इन द टाइम व्हिच द सेल प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रिप्लिकेशन इन ऑर्डिनरी मैनर। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये रेस्टिंग फेज नहीं है। इसमें सेल जो है सेल ग्रोथ होता है और डीएनए रेप्लिकेशन दोनों होता है ऑर्डिनरी मैनर में। अब देखो इसका तीन है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G1S G2, G1S G2, G1 मतलब G4 गैप पूछा गया है नीट, ये सब नीट में, जो सॉरी बोलना भूल गया, ये सब नीट में पूछा गया है। ये भी कि G का फोर मतलब गैप 1, S4 सिंथेसिस पर गैप 2, ये भी पूछा गया है कि स्टेटमेंट में कि क्या रेस्टिंग फेज में जो होता है, इंटरफेज का नाम रेस्टिंग फेज है तो सेल रेस्ट में होता नहीं, नाम केवल रेस्टिंग फेज है, लेकिन ये जो होता है सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन करते रहता है। अगले अगले जो फेज का होता है वो प्रिपरेशन करता है, अगले फेज का जो है, अगले सेल साइकिल के फेज का जो होता है वो प्रिपरेशन करता है। ठीक है, अब आ जाओ गैप 1 फेज में। गैप 1 फेज, गैप 1, गैप 2, गैप 2, गैप 1 में क्या होता है, गैप 1 फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली G1 फेज जो होता है सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, कंटीन्यूअस ग्रोथ मतलब कंटीन्यूअस ग्रोथ, इसमें सेल ग्रोथ होगा, इसमें सेल ग्रोथ होगा, इसमें सेल ग्रोथ होगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा इसमें सेल ग्रोथ करेगा। एस फेज में बोल देता हूं डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। और इसमें जो है G2 में जो होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगा। ये सब हिट क्वेश्चन है, हिट क्वेश्चन है, समझ गया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगा। अब यहाँ पे देखो एस फेज जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन अगर एनिमल है, एनिमल में क्या होता है, एनिमल में जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, लेकिन डीएनए में एक और स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल, पढ़े थे इसमें सेंट्रियोल जो होता है मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, एनिमल में होता है। तो सेंट्रियोल जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होते रहेगा, एनिमल सेल में, न्यूक्लियस में, लेकिन साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का वहां पे फॉर्मेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होते रहेगा। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि अगर किसी भी सेल में 2C है तो वो क्या हो गया, डुप्लीकेट होकर के 4C हो गया, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर 2n है तो फिर से 2n रहेगा, 4n नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे वही सब दिया गया है, देख लेना एक बार। यहाँ पे देखो ड्यूरिंग यस डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म, ये केवल एनिमल सेल में है। G2 में प्रोटीन फेज होता है, ठीक है ना, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब देखो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जितने भी सम एनिमल सेल है लाइक हर्ट सेल जो है G1 से में एग्जिट कर, एक बार एस फेज आ गया, सिंथेसिस फेज आ गया, डीएनए डुप्लीकेशन हो गया, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कभी हो ही नहीं सकता कि सेल डिवाइड नहीं करेगी। एस फेज में एंट्री के पहले सेल को डिसाइड करना है, या तो वो पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। तो कितने सेल जो होते हैं जैसे हर्ट से वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो एस फेज में इंटर करने के पहले ही G1 से एग्जिट कर जाता है, उस फेज को क्या बोलते हैं, सॉरी गाइस,
जीनोड फेज बोलते हैं उसे, जीनोड फेज बोलते हैं। और ये जीनोड फेज में सस्पेंडेड रहता है, लेकिन समटाइम जब सेल इंजर्ड होता है तो वापस जीनोड से वापस ये एज फेज में इंटर करके सेल जो है डिवाइड होना शुरू कर देता है। तो जीनोड फेज को क्या बोलते हैं? क्वासेंट स्टेज। क्वासेंट स्टेज यहाँ पे ये देखो पूछा गया है, सेल एट दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ। ऐसा नहीं है कि जीवन में जो हो गया वो रेस्ट में चला गया, वो जो है सस्पेंडेड हो गया, नहीं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और ये तब तक सेल में डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता है जब तक किसी कॉल ऑन बुलाया नहीं जाता है। जब जरूरत पड़ता है तो जीनोड से ये वापस आकर के यस फेज में आकर के सेल साइकिल में भाग ले लेता है। अब देखो यहाँ पे है कि एनिमल सेल में माइटोटिक जो सेल डिवीजन हम लोग पढ़ रहे हैं माइटोसिस, वो केवल डिप्लॉयड सेल में पाया जाता है जिसका नंबर, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n होगा, ये केवल एनिमल में। लेकिन प्लांट सेल में माइटोसिस जो है, बट प्लांट क्रोमोसोमाइटोसिस में बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड दोनों में पाया जाता है। याद करो कहां पढ़े थे? ब्रायोफाइट्स में, उसका गैमेटोफाइट्स में जो स्पोर बन रहा था वो किससे बन रहा था? वो माइटोसिस से बन रहा था, स्पोरिक मियोसिस में। और स्पोरिक मियोसिस, स्पोर में जाके मियोसिस हो रहा था, स्पोरिक मियोसिस। लेकिन पहले गैमेटोफाइट से स्पोर किसके थ्रू बन रहा था? माइटोसिस के कारण, ठीक है ना, क्योंकि गैमेटोफाइट एन था तो इसके पास एक ही ऑप्शन था माइटोसिस। एन से अभी अगर फिर से मियोसिस करवाओगे n/2 आ जाएगा क्रोमोसोम नंबर, तो वो तो लाना नहीं, हैप्लॉइड ही रहता है। गैमिट यूनिवर्सली हैप्लॉइड होता है, दुनिया का कोई भी ऐसा गैमिट नहीं है जो आज तक डिप्लॉइड पाया जाता है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो गैमिट जो है हैप्लॉइड रहेगा, तो हैप्लॉइड से स्पोर हैप्लॉइड बनना है, तो किसके थ्रू? माइटोसिस। तो प्लांट जो है हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों सेल में माइटोसिस हो करता है, लेकिन एनिमल जो है केवल हैप्लॉइड सेल में। अब आ जाओ एम फेज, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, बहुत ड्रामा होगा, अभी देखो ड्रामा शुरू होगा, ठीक है ना। इसमें जो होता है, जो पेरेंट्स का होता है वही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में भी जो प्रोजेनी बनेगा उसमें भी सेम रहेगा, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब भी पढ़ेंगे मियोसिस, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस्ड हाफ हो जाता है, इसलिए रिडक्शनल, इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब इसको 3-4 फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसको कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? फिजिक्स पीएमटी, फिजिक्स मैथ, पीएमटी सॉरी, फिजिक्स मैथ से नहीं समझोगे, फिजिक्स मैथ एनाटॉमी टीच, ऐसे नहीं, कैसे याद करवाए? हाँ, पीएमटी, नीट का पहले नाम क्या था? पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट, प्री मेडिकल टेस्ट, पीएमटी था, प्री मेडिकल थे। प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज सबसे लास्ट में रहता है, मेटाफेज इसके पास ऐसे करना, प्री मेडिकल आ गया टेस्ट या आओ टेस्ट, प्री मेडिकल आओ टेस्ट, आओ लिखते हैं ना, डबल ए आओ, प्री मेडिकल आओ टेस्ट, पीएमटी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज मुझे ऐसे ही याद हो है, लेकिन अगर बच्चों को कितने को नहीं याद होता है उसके लिए ये है। अब प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में जो होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल शुरू होता है और फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन अभी पढ़े थे, इलेबोरेट होता है। और अब जो है वापस क्रोमेटिन जो होता है कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, अब क्रोमोसोम बोलेंगे। सेंट्रल ना बिगिन टू, जो सेंट्रियोल अभी माइटोसिस फेज में, ये इंटरफेज में डुप्लीकेशन हुआ था, किसमें? एस फेज में, साइटोप्लाज्म में, एस फेज में साइटोप्लाज्म में, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेशन हुआ था सेंट्रियोल का, और न्यूक्लियस में हुआ था डीएनए का। तो ये जो सेंट्रियोल बना है अब क्या होगा? टेलोफेज में वापस दूसरे एंड पे जाना शुरू करता है। नाउ बिगिन मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल। ये अगर सेल है तो अगर ये सेंट्रियोल है दो, तो एक सेंट्रियोल इधर एक सेंट्रियोल इधर जाना शुरू कर देगा। इसमें से अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मार्क क्या है प्रोफेज का? क्रोमोसोम मटेरियल कंटेन्स एंड फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम सीन इज कंपोज्ड ऑफ टू कैमेरा अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर। सबको पता है, अभी पढ़े हैं लास्ट चैप्टर में सेल वाले में कि क्रोमैटिड जहां पे जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। इनिशिएशन असेंबली ऑफ माइटोटिक माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन कंपोनेंट साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन सा हेल्प करता है? प्रोटीन, जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो हेल्प करता है। यहाँ पे इंपोर्टेंट प्रोफेज में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है ये है सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप।
मतलब कि सेल जो है डिसअपियर स्टार्ट हो गया था अर्ली प्रोफेज में। याद रखना, नीट का पूछा होगा कि स्टार्ट कब होता है, वो